इजराइल हमास युद्ध में पहली बार जंग बंदी का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 7 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध में 4 दिनों के लिए लड़ाई रोकी गई है। इस बीच हमास बंधक बनाए लोगों में से करीब 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा। वहीं इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी लोगों को रिहा करेगा। इसके साथ ही गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की छूट दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते इजराइल को ये समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इजराइल हमास के बीच हुए इस समझौते के पीछे की असल वजह। गौर हो, इजराइल के पास एयर पावर है, इसलिए लगातार आसमान से बम बरसाए जाते हैं। लेकिन जमीनी लड़ाई उसके लिए इतनी आसान नहीं है और इसी जमीनी लड़ाई में इजराइल को लगातार नुकसान हो रहा है। आपको याद हो, इजराइल खुद धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहा था कि इस युद्ध में उसके कई सीनियर ऑफिसर मारे गए हैं। लगातार उसके टैंक तबाह हो रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इसमें कई देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लिहाजा इन सभी का दबाव पड़ा है। इजराइल के वजीर आला नेतन्याहू पर यह दबाव दुनिया भर के और देशों से ही नहीं बल्कि खुद इजराइल के अंदर से भी पड़ा है, क्योंकि उसके जो सैनिक मारे जा रहे हैं और कुछ लोग खुद भी इजराइल हमास युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। ऐसे में बाहर और अंदर से पड़ रहे इस दबाव और कतर अमेरिका की मध्यस्थता के चलते ही नेतन्याहू को 4 दिनों के संघर्ष विराम समझौते को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में बने अफगानिस्तान दूतावास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने आज से अपना दूतावास भारत में बंद करने का फैसला लिया है। भारत में बने अफगानिस्तानी दूतावास को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने आज से अपना दूतावास भारत में बंद करने का फैसला किया है। दूतावास ने नोटिस जारी करते हुए बताया है कि हमें 23 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए खेद है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अफगान गणराज्य का कोई भी राजनयिक भारत में नहीं बचा है। इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास में सेवा देने वाले लोग सुरक्षित रूप से तीसरे देशों में पहुंच गए हैं। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि भारत में राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला दूतावास द्वारा 30 सितंबर 2023 को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि ये कदम इस उम्मीद में उठाया गया था कि भारत सरकार का रुख नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास की सामान्य निरंतरता के लिए अनुकूल रूप से विकसित होगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। साथ ही दूतावास ने पिछले 22 सालों में अफगानिस्तान को उनके समर्थन और सहायता के लिए भारत के लोगों का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें, दूतावास के नोटिस में आगे कहा गया है कि अफगान गणराज्य का कोई भी राजनयिक भारत में नहीं बचा है। भारत में मौजूद एकमात्र व्यक्ति तालिबान से जुड़े राजनयिक है। अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वो मिशन के भाग्य का फैसला करे, चाहे इसे बंद रखा जाए या विकल्पों पर विचार किया जाए जिसमें इसे तालिबान राजनयिकों को सौंपने की संभावनाएं शामिल है। साउथ से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में अपने नेगेटिव किरदार से बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वाले जाने माने एक्टर प्रकाश राज मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसते दिख रहे हैं। त्रिची बेस्ड ज्वेलरी चेन की पॉन्जिंग स्कीम से जुड़े घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। साउथ से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में अपने नेगेटिव किरदार से बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वाले जाने माने एक्टर प्रकाश राज मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसते दिख रहे हैं। जी हाँ, दरअसल रिची बेस्ड ज्वेलरी चेन की पोंजी स्कीम से जुड़े घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि प्रणव ज्वेलर्स की एडवर्टाइजिंग यानी एंडोर्समेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं। यही वजह है कि ज्वेलर्स पर छापेमारी के बाद अब जांच एजेंसी ने प्रकाश राज को नोटिस भेजा है और उन्हें अगले हफ्ते चेन्नई में ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने रिची की जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक एफआईआर के बाद प्रणव ज्वेलर्स के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। इस एफआईआर में आरोप है कि प्रणव ज्वेलर्स ने जनता से मोटा रिटर्न देने का वादा कर करीब 100 करोड़ रुपए सोने से जुड़ी एक पोंजी स्कीम में निवेश करवाया, लेकिन बाद में प्रणव ज्वेलर्स अपने वादे से मुकर गया और तमिलनाडु में तमाम शोरूम रातों रात बंद कर दिए गए। प्रणव ज्वेलर्स के चेन्नई, ईरोड, नागरकोइल, मुदैरई, कुंभकोणाम और पुदुचेरी जैसे शहरों में बड़े शोरूम थे, जहां लोगों ने इस गोल्ड स्कीम में 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किए थे, लेकिन बाद में सभी ठगे गए। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला था कि प्रणव ज्वेलर्स और उससे जुड़े
लोगों ने धोखाधड़ी से हासिल किए इन पैसों को दूसरी शेल कंपनी में डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद बुधवार को प्रणव ज्वेलर्स के ठिकानों पर रेड की गई। ईडी ने बताया कि तमिलनाडु के रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहाँ पीएमएलए के तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे कागजात मिले हैं जिससे करीब 23,70,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, ईडी ने सर्च के दौरान 11 किलो 60 ग्राम सोने के गहनों को भी जब्त किया है। धर्मसाल के बांजीमल इलाके में बुधवार और गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में अफगानिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक भी शहीद हो गए। सेना ने आर्मी जनरल अस्पताल राजौरी में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग रोमियो फोर्स, अन्य अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को खराज अकीदत पेश की। आतंकियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले कर्नाटक के मंगलोर के निवासी कैप्टन MV प्रांजल, उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी कैप्टन शुभम गुप्ता, जम्मू कश्मीर के पुंछ के निवासी हवलदार अब्दुल माजिद, उत्तराखंड के नैनीताल रहने वाले लॉन्स नायक संजय बिष्ट और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पैरा ट्रूपर सचिन लौर हैं। इस पर उत्तरी कमान कमांडर इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हमारे जवानों ने जो ये कार्रवाई की है इसमें शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी TCP में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। इस वक्त हलाल सर्टिफिकेट पर मुल्क में बवाल मचा हुआ है। इस बीच PDP चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हलाल सर्टिफिकेट के बहाने निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर समाज में विवाद पैदा करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के लिए लोगों से किए गए किसी भी वादे को पूरा करने में बीजेपी नाकाम रही है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। वो मुल्क के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां या प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए नहीं दे सकी। गरीबों को गरीबी रेखा से और नीचे धकेल दिया। उन्हें घर देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं गया। बीजेपी जनता से किया गया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए अब वो हलाल और हिजाब के मुद्दे पर उतर आए हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश के 68 आदिवासी जिलों में PM मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये यात्रा देश की करीब 2.7 लाख पंचायतों में जाएगी, जहां मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी, मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी बता भी पाएंगे, और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी। तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे। ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। अब चुनाव आयोग ने इस बयान पर एक्शन लेते हुए राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस को लेकर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भी अपनी राय दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, नोटिस देना एक बात है, नोटिस जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं। जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या बोल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 को खिताब करते हुए RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा, दुनिया एक परिवार है और हम सभी को आर्य बनाएंगे।
भौतिक सुख के सभी साधनों पर कब्जा पाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने और हावी होने की कोशिश करते हैं। हमने इसका अनुभव किया है। This is a righteous type of thing. Sometimes it may bring about good, but intention is not good. Intention is self-centered. We have experienced all these two kinds. We have experienced the Asura Vijay, others. They committed aggression on our society and they have for 500 years. मिर्गी आज एक आम बीमारी हो गई है। एम्स ने मिर्गी दौरे की बीमारी और सिग्मा पर एक रिसर्च की है जिसमें दौरे की फ्रीक्वेंसी भी नोट की जाएगी। इस रिसर्च में पाया गया है जिन मरीजों से दवा के साथ योगा कराया जाएगा उनको इसमें काफ़ी आराम मिला और जिन मरीजों को योगा नहीं कराया गया उनमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख मंजरी त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 2 प्रकार की स्टिग्मा है। एक है फेल्ट स्टिग्मा जो परसीव स्टिग्मा होती है, जो मरीज अपने आप खुद उसको लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ और दूसरे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझे गलत नजरों से देख रहे हैं। और एक होती है एनैक्टेड स्टिग्मा। एनैक्टेड स्टिग्मा वो होती है जिसमें दूसरे लोग जो है मरीज का मजाक उड़ाते हैं या फिर उसको नौकरी से निकाल देते हैं क्योंकि उसको वो बीमारी है। ये किसी भी बीमारी में इतना स्टिग्मा नहीं है जितना कि एपिलेप्सी में है और ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि इसकी वजह से जो प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं, एपिलेप्सी यंग लोगों में होती है, उनकी नौकरी छूट जाती है या फिर लड़कियों को शादी से अपने घर भेज दिया जाता है। दिल्ली के एनेक्सी कोर्ट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उर्दू अदब का एक प्रोग्राम किया गया। दरअसल ये प्रोग्राम मीर तकी मीर के उन्वान से किया गया। आपको बताते चले शायरी की रूह कहे जाने वाले शायर मीर की ये 300वीं यौम पैदाइश के मौके पर किया गया। इस प्रोग्राम को जश्न अदब के बैनर तले किया गया। ये पूरा प्रोग्राम 3 किश्त में किया गया जिसमें सबसे पहले मीर की तमाम जिंदगी पर तफसीरी गुफ्तगू की गई। उसके बाद एक गज़ल की महफिल का सिलसिला चलता रहा जिसमें खास बात ये रही कि यहाँ कश्मीर से आए फनकारों ने अपने अंदाज में मीर का कलाम पेश किया। उसके बाद आखिरी किश्त में मुशायरे की महफिल हुई जिसमें मौजूद शायरों ने मीर की शायरी से इस महफिल को खुशगवार बना दिया। मीर तकी मीर तो पूरी दुनिया के लिए जहाँ जहाँ शायरी होती है और जहाँ जहाँ उर्दू की बस्तियाँ आबाद हैं उनके लिए मीर तकी मीर न सिर्फ ख़ास हैं, बाकी उन्हें ऐसे इन्हें खुदाए सुखन का लक़ब मिला है। तो आप ये समझें कि मीर वो शायर हैं जिन्हें शायरों का शायर कहा जा सकता है। मीर को आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना ही खुलता जाएगा आप पर। देखिए, मीर हमारा सबसे बड़ा शायर है और इस लिहाज से बड़ा शायर है कि मीर के यहाँ दरअसल अब से कुछ ज़माना पहले तक 25-30 साल पहले तक एक आम बात थी कि मीर के यहाँ दर्द है, गम है, रोना धोना बहुत है। ये है कि मीर को लोगों तक पहुँचाया जाए। मीर सब तक पहुँचे हुए हैं लेकिन उन्हें नए अंदाज में, नए तरीके से, और ख़ासकर जो यूथ है जो शायरी पसंद करता है, मीर का दिलदादा है, उस तक मीर को अलग अलग फॉर्मेट के ज़रिए पहुँचाया जाए। मीर तकी मीर जो है उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मीर तकी मीर अपने आप में शायरी के एक बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि स्तंभ रहे हैं। उनका एक शेर जो है वो याद है कि राहे दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।